बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 और पेपर है इंटरनेशनल लॉ। इसके एक नए मौजू की तरफ आज हम जा रहे हैं जी। आज का जो हमारा मौजू है वो है बैनुल-अक़वामी तनाज़ात। और सवाल जो मैंने लिखा है वो यही है कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ात से क्या मुराद है। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं या मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं वो ज़ेर बहस लाएँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आलमी तनाज़ात से क्या मुराद है। आलमी तनाज़ात या जो बैनुल-अक़वामी झगड़े हैं ये क्या होते हैं जी। हाँ, ये दो या दो से ज़ायद रियासतों के माबैन या तो जंग छिड़ जाए या इसी नौइयत के की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए या किसी भी किस्म के जो इख्तिलाफ़ात हैं इस तरह के दो या दो से ज़ायद रियासतों के दरमियान, इनको हम बैनुल-अक़वामी तनाज़ात कहते हैं। तो ये जो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात हैं इनको हल करने की जो है वो दो सूरतें हैं। नंबर एक है पुरअमन ज़राए, पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और नंबर टू है कोरेसिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यानी कि ताकत के ज़रिए मसाइल का हल। और पहला पुरअमन तरीके से आलमी मसाइल या आलमी तनाज़ात का हल। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है पुरअमन ज़राए को देखेंगे जी। पुरअमन ज़राए में सबसे पहली जो हेडिंग जो आती है वो आती है जी बातचीत या नेगोशिएशन। हाँ जी, देखिए जैसे हम आम ज़िंदगी के मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करते हैं और ये सबसे अच्छा तरीका है मसाइल के हल का, बिल्कुल उसी तरह रियासतें अपने तनाज़ात को हल करने के लिए बाहम आपस में गुफ्त शनीद करती हैं, बातचीत करती हैं। इस बातचीत के अंदर रियासत के सरबराहान भी शामिल हो सकते हैं। इस बातचीत के अंदर रियासत के ये जो हुकूमती सरबराह होते हैं वो भी हो सकते हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हो सकता है या रियासत का कोई भी नुमाइंदा हो सकता है। हाँ जी, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे पुरअमन हल है वो है सालसी या आर्बिट्रेशन। हाँ जी, सालसी जो है अरबी ज़बान के लफ्ज़ सालिस से निकला है, जिसका मतलब होता है जी तीन। तो सालिस का क्या काम है जी, दो मुतनाज़े फ़रीक़ैन के दरमियान मसले को हल करने वाला तीसरा फ़रीक, उसको कहा जाता है सालिस। सालिस के तयन करते वक्त मुतनाज़े फ़रीक़ैन की रज़ामंदी होना ज़रूरी है। फ़रीक़ैन अपनी खुशी से, अपनी रज़ामंदी से किसी तीसरे फ़रीक को चुनते हैं कि वो उनके मसले को हल करे। सालसी के अमल के दौरान सालिस जो है वो मुकम्मल अख्तियार रखता है कि वो जो फ़ैसला करेगा उस पर मनोवन अमल किया जाएगा। और सालसी के दौरान, सालसी के नतीजे में सालिस के दिए हुए फ़ैसले पे अमल करना मुतनाज़े फ़रीक़ैन पे लाज़िम होता है। ये अमल जो है ये अमल सालसी कहलाता है। ये जो 67 के अंदर जब ये वार हुई हमारी इसके साथ, इंडिया के साथ 65 वाली, तो 66 के अंदर जो हमारे यहाँ भी जो मुआहदा ताशकंद या ट्रीटी ऑफ ताशकंद जो है, ये भी सालसी का ही किरदार था जिसको रशिया ने निभाया और हमें इस पर अमल करना पड़ा। अच्छा जी, इसके बाद जो तीसरा हल है मसाइल का, आलमी तनाज़ात के हल का, वो है सेटलमेंट थ्रू जुडिशियल सेटलमेंट या अदालती तस्फिया। हाँ जी, जब आलमी तनाज़े होंगे तो ज़ाहिर है अदालतें कोई रियासती अदालतें तो नहीं होंगी जिनके ज़रिए मसले को हल किया जाएगा, बल्कि क्या होगा जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ़, उसके ज़रिए बैनुल-अक़वामी मसाइल का हल जो है वो क्या कहलाता है जी, वो जुडिशियल सेटलमेंट या अदालती तस्फिया कहलाता है। अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके अंदर 15 जजेज़ मौजूद होते हैं जी, और ये जो जजेज़ हैं इनका इंतखाब 9 साल के लिए किया जाता है, और ये जो जजेज़ हैं ये कसरत राय से फ़ैसला करते हैं। ठीक है जी, तो 15 हैं, तो इसमें से जो कसरत राय से फ़ैसला किया जाएगा वही फ़ैसला काबिल अमल होगा जी। इन जजों का इंतखाब जो है वो जनरल असम्बली जो है अक़वाम मुत्तहिदा की वो करती है।
इनका जो दायरा कार है बुनियादी वो क्या है जी कि बैनुल रियासती तनाज़ात का ख़ात्मा करे ये, जनरल असम्बली, सिक्योरिटी कौंसल या अक़वाम मुत्तहिदा के जो दीगर इदारे हैं उनको कानूनी मशवरा दे। इस अदालत के ये दो बुनियादी काम हैं। तो जब रियासतों के दो या दो से ज़ायद रियासतों के दरमियान कोई तनाज़ा होगा या झगड़ा होगा तो वो रियासतें जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके अपने आलमी वो जो मसाइल आपस के हों, झगड़े हों, उनको हल कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद नंबर 4 पे है मसालहत या कॉन्सिलिएशन। हाँ जी, मसालहत सुलह करवाना, सुलह का अमल। अब दो या से ज़ायद फ़रीक़ैन जो हैं वो आपस में झगड़े हुए हैं और कोई जो तीसरी पार्टी है या तीसरा फ़रीक है वो क्या करता है जी, वो उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करता है। वो झगड़े की वजूहात की छानबीन करता है, मशवरा देता है, झगड़ा जो कर रहे हैं उनको तजवीज़ वगैरह उनको देता है कि आप अपने मसले को इस तरह हल करें। तो वो क्या कर रहा होता है जी, वो सुलह करवा रहा होता है, मसालहत करवा रहा होता है। तो मसालहत कुनिंदा जो होता है, मसालहत कुनिंदा की उस मशवरों को, तजावीज़ को कबूल करना या उस पर अमल दरामद करना, उसको मान लेना, ये मुतनाज़ फ़रीक़ैन की अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मसालहत कुनिंदा की बात मान लेना या ना मानना ये मुतनाज़ फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी है। मसालहत कार की तजावीज़ पे, मशवरों पे को लाजमी कबूल करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए इस अमल को मसालहत कारी या कॉन्सिलिएशन कहा जाता है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो पुरअमन ज़रिया है वो है जी तहकीक। कि मुतनाज़ फ़रीक़ैन जो हों, चाहे दो हों या से ज़ायद हों, वो क्या करें जी, वो अपने इस झगड़े के हल के लिए क्या करें, कोई आपस में मिल के तहकीकाती कमेटी बना लें एक चीज़ या वो इंटरनेशनल जो UNO है, इदारा जो मौजूद है, इसके पास चले जाएं, उनको कहें कि जी आप अपना तहकीकी मुबस्सिर भेजें ताकि वो रिसर्च करे, तहकीक करे, दोनों तरफ से हक़ाइक़ को जाने और फिर हमें बताए कि जी गिल्टी कौन है, किसकी गलती है, ताकि हमारा मसला हल हो। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। तहकीकार का काम सिर्फ़ और सिर्फ दोनों या दो से ज़ायद जो फ़रीक़ैन हैं इनके मबैन जो तनाज़ा है उस तनाज़े की तहकीक करना होता है। ये जो तहकीकार है, जो इंक्वायरी करने वाला है, वो कोई अपना फ़ैसला सादिर नहीं करता और ना ही उनकी तजावीज़ पे अमल करना रियासतों की कोई अपनी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है जी, रियासतें चाहें तो तहकीकार की बात को मानें, चाहें तो ना मानें। अच्छा जी, नंबर 6 पे जो पुरअमन ज़रिया है वो है जी नेगोशिएशन मेडिएशन या जिसको उर्दू में हम कहेंगे मुआवनत कारी। हाँ जी, देखें ना, मुआवनत कारी जैसे ये अपने नाम से ही ज़ाहिर है, किसी के साथ ताउन करना। दो या दो से ज़ायद मुतनाज़ फ़रीक़ैन के तनाज़ुर के हल करने के लिए किसी तीसरे फ़रीक़ का अपने आप को ताउन के लिए पेश करना, ये मुआवनत कारी कहलाता है, ये मेडिएशन कहलाता है। अब इसमें ये मुमकिन है, देखें पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा और कोई तीसरा सऊदी अरब दरमियान में पड़ जाए, वो कहे कि जी आप मेरे पास आएँ, यहाँ बैठें, मैं आपको बैठने की जगह देता हूँ, खाना पीना जो कुछ भी है आपके इंतज़ाम मेरे ज़िम्मे, आप आएँ और यहाँ आके बैठ के बातचीत करें, तनाज़े को हल करने की कोशिश करें। इस अमल के दौरान फ़रीक़ैन को बातचीत में मदद करना, उनकी रहनुमाई करना, उनको मसले के हल के लिए तजावीज़ देना, उनको फैसिलिटेट करना, ये जो मामलात हैं ये मुआवनत कारी के अंदर आ जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद नंबर 7 पे हमने हेडिंग लिखी है जी शख्सी असर व रसूख या दूसरे लफ्ज़ों में अगर इंग्लिश में कहेंगे गुड ऑफिसेस। हाँ जी, ये वो तर्ज़ अमल है जिसके ज़रिए कोई भी फ़र्द जो है वो क्या करेगा जी, इस तर्ज़ अमल के ज़रिए वो जो तीसरी पार्टी है, इसमें चाहे कोई शख्स हो, चाहे किसी रियासत का सदर हो, किसी रियासत का वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़ारजा हो, कोई फ़ौजी जर्नैल हो, कोई आलमी इदारे का किसी का कोई अहम रुकन हो, अहम ओहदेदार हो, वो फ़र्द अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए रियासत के तनाज़े को हल करने की कोशिश करेगा, तो इसको हम कहते हैं गुड ऑफिसेस या शख्सी असर रसूख। तो इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है
कि कोई भी रियासत या मुतनाज़ फ़रीक़ैन उस शख्सी असर रसूख के अंदर आ जाएं और उसकी बात मान लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, अगला हल जो है वो है जी सेटलमेंट थ्रू UNO या अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तनाज़ात का हल। हाँ जी, अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल जो है, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर के आर्टिकल नंबर 2 जो है वो मेंबरान रियासत पर ये ज़िम्मेदारी आयद करता है कि वो अपने तनाज़ात को पुरअमन ज़रिए से हल करें। तो आलमी जो UNO जो है वो क्या करेगी जी, UNO के नज़दीक तनाज़ात की 2 सूरतें हो सकती हैं। ऐसे तनाज़ात जो बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को ख़तरे में डालें, या दूसरे नंबर पे ऐसे मामलात या जारहियत पर मबनी इक़दामात जिनसे अमन को ख़तरा हो या अमन शिकनी हो आलमी सतह पे, ऐसे मामलात को UNO के अंदर ले जाया जा सकता है और उनको UNO जो है वो हल करेगी। अच्छा, ये तो थे जी आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल। अब हम चलेंगे जी आलमी तनाज़ात के ताकत के ज़रिए मसाइल के हल की तरफ। हाँ जी, ताकत के ज़रिए हल। ताकत के ज़रिए हल के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है जी इंतकामी कार्रवाई, या जिसको आप कहेंगे दूसरे लफ्ज़ों में अंग्रेज़ी के अंदर रिटोर्शन। हाँ जी, किसी भी फ़रीक का, किसी भी रियासत का नुकसान, अपने यहाँ होने वाले नुकसान के बाद कोई भी इंतकामी कार्रवाई करना, बदला लेने के लिए कोई इक़दाम करना, वो रिटोर्शन या इंतकामी कार्रवाई कहलाता है। ये जो बदला है ये जंग की सूरत में भी हो सकता है या कोई और इसकी सूरत हो सकती है जिसके ज़रिए ये इक़दाम किया जा सकता है जी। हाँ जी, अमेरिका कहता है जी कि इराक़ और अफ़गानिस्तान पर जो हमने हमला किया है अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर के ज़रिए, उसकी छतरी में, तो वो हमारा इसी सूरत में किया गया था कि जी अफ़गानिस्तान ने हमारे ऊपर चढ़ाई की। अफ़गानिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो वाक़या पेश किया, पेंटागन और वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत थी उसको तबाह किया, उस वजह से ये काम हमने किया है। इसके बाद नंबर 2 पे है ताकत के ज़रिए हल में नुकसान का अज़ाला या रिप्राइज़ल। जो नुकसान हुआ उसके अज़ाले के लिए किएगा कोई भी इक़दाम वो रिप्राइज़ल कहलाएगा, ख़ास अपने नुकसान के अज़ाले की कोशिश की जानी। हाँ जी, अगर देखा जाए आलमी कानून को तो उसका आर्टिकल नंबर 55 जो है वो क्या कहता है जी कि स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट्स ऑफ रिप्राइज़ल इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ फोर्स, के जनाब रियासतें आलमी सतह पे इंतकामी कार्रवाई करने से बाज रहें। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की इमारत की तबाही, अमेरिका ने इत्तेहादी फ़ौजियों के साथ अफ़गानिस्तान और फिर बाद में इराक़ पे हमला जो किया वो इसी के पेश ज़मन किया गया कि हम अपना बदला लेने जा रहे हैं। हाँ जी, इसके बाद जो है तीसरा तरीका एम्बार्गो या आर्जी तिजारती बंदिश। हाँ जी, अपने दुश्मन रियासत की तिजारती बंदिश कर लेना, अपने दुश्मन रियासत को रोक लेना, उसके तिजारती मामलात को रोक लेना, ये क्या कहलाता है जी, ये एम्बार्गो कहलाता है। जब अपने दुश्मन को, ख़ास अपने दुश्मन को या अपने मुखालिफ को उसकी तिजारती बाइकाट कर दिया जाएगा, उसके तिजारती मामले को, माल को जो उसकी बंदरगाह पे मौजूद हो या उसकी रियासत में मौजूद हो, उसको रोक लिया जाएगा, तो इस अमल को हम एम्बार्गो कहते हैं जी। तो ये भी एक ताकत का ज़रिया है। इसकी ये पहली दफ़ा जो इस्लाह जब इस्तेमाल हुई एम्बार्गो की वो स्पेन से हुई थी जी 1940 में। बरतानिया ने सिलसी के बहरी जो जहाज़ों को बहर ओकेनूस में रोक लिया था, क्योंकि सिसली जो है, सिसली ने बैनुल-अक़वामी तिजारती मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, जिसका नुकसान बरतानिया को उठाना पड़ा था। नुकसान के अज़ाले के लिए बरतानिया ने एम्बार्गो किया। लफ्ज़ स्पेनिश है, उससे माखज़ है, फर्स्ट टाइम 1948 के अंदर ये काम किया गया। हाँ जी, इसके बाद है जी पैसिफिक ब्लॉकेड या पुरअमन नाकाबंदी। अच्छा जी, है ताकत के ज़रिए मसाइल का हल, लेकिन ये जो लफ्ज़ इसमें पुरअमन आया है, इससे मुराद हरगिज़ पुरअमन वाली वो बात नहीं है। होता इसमें क्या है, इसमें यह काम किया जाएगा जी कि सिर्फ़ अपने मुखालिफ की या मुखालिफ के दोस्तों की नाकाबंदी कर ली जाएगी, बाकी की नहीं की जाएगी। ठीक है जी, उसके तजारती माल को या मुखालिफ के दुश्मनों के तजारती माल को, दोस्तों के तजारती माल को
रोका जाएगा, ताकि क्या हो जी, ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सके। हाँ जी, 1962 के अंदर अमेरिका ने क्यूबा की नाकाबंदी की थी, इसलिए कि जो रशिया था वो क्यूबा के अंदर वो जो एंटी मिज़ाइल सिस्टम है वो नस्ब करने जा रहा था, और ये अमेरिका के लिए ख़तरा था, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया। इसी तरह 1990-91 के अंदर इराक़ की जो नाकाबंदी की गई, ताकि जी उसको भी रोका जा सके इसमें, क्योंकि कुवैत पे उन दिनों में कब्ज़ा किया हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद ताकत के मसाइल के हल में अगली जो हेडिंग है वो है इंटरवेंशन या मदाखलत। किसी एक या एक से ज़ायद रियासतों के दाखिली व ख़ारजी मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी करना इंटरवेंशन कहलाता है। इस इंटरवेंशन की ढेर सारी सूरतें हैं, वो हम, अगर आप इन टच हैं तो पिछले लेक्चर्स के अंदर वो पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे मैंने सरसी तौर पे लिख दिया है, वो आप देख लेंगे जी, कि दाखिली मदाखलत, ख़ारजी, ताज़ीरी, आमराना, तखरीबी और हरीबी मदाखलत। ये जो मदाखलत की अक़साम है, ये आप इस सवाल के अंदर इनको इसका बाकायदा सवाल का हिस्सा बनाएंगे, ताकि आपका मटीरियल जो है वो कुछ बेहतर हो। हाँ जी, जो आखिरी हमारे यहाँ हेडिंग है वो है जी जंग या गैर जंगी सरगर्मियाँ या इक़दामात, वार या फिर नॉन वार एक्टिविटीज़। हाँ जी, जंग तो ज़ाहिर है खुला मखुल्ला दुश्मन के साथ लड़ाई वाली बात के लड़ना, और गैर जंगी इक़दामात जो हैं उससे मुराद ये आएगा कि दुश्मन के बॉर्डर पे या दुश्मन के जो अड़ोस पड़ोस वाले ममालिक हैं उसके बॉर्डर पे जंगी सरगर्मियाँ सर अंजाम देना। ठीक है जी, दुश्मन पे के पड़ोसी के साथ मिल के, या अगर दुश्मन आपका पड़ोसी है तो बॉर्डर पे जंगी सरगर्मियाँ सर अंजाम देना, ऐसा काम करना जिससे दुश्मन डर जाए कि ये जनाब मुझ पे चढ़ जाएगा ये मुल्क, तो ये गैर जंगी सरगर्मियों के अंदर आ जाएगा। तो ये सूरतें हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं जी, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन और ताकत के ज़रिए उनको हल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगले जो टॉपिक है उसकी तरफ जल्द वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, और फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम।